नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश, 2 की मौत, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, पोल व पेड़ उखड़े, कई इलाकों में ओले भी गिरे। हरियाणा के किसानों से कर्ज का ब्याज वसूलने पर लगी रोक, पहले वसूला गया ब्याज भी लौटाने के आदेश जारी हुए, पहले 4% से बढ़ाकर 7% किया था। खरखोदा को मिली एक और सौगात, सुजुकी मोटरसाइकिल ने रखी नए प्लांट की आधारशिला, पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। भारतीय वायुसेना में आई ग्रुप सी के पदों पर बम्पर भर्ती, अंतिम तिथि 15 जून। हरियाणा में फिर बजेगा चुनाव का बिगुल, 24 मई से नामांकन, 15 जून को वोटिंग। हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा, 1267 करोड़ रुपए की योजना हुई मंजूर। हरियाणा में एचटेट परीक्षा की तिथि घोषित, 26 व 27 जुलाई को होगा पेपर। गृह जिले में सेंटर बनाए जाएंगे, सेंटरों पर लगेंगे CCTV जैमर। हरियाणा का गुरुग्राम बनेगा पहला हेलीकॉप्टर हब, जल्द शुरू होगी एयर टैक्सी सेवा। हादसे में पशुओं की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी, दिन में 3 से 4 बार पिलाए ठंडा पानी, छायादार स्थानों में रखें, नियमित नहलाएं। दिल्ली में इन वाहनों को अब नहीं मिलेगा डीजल, पेट्रोल और CNG, 60 लाख से ज्यादा वाहनों पर होगा असर। हरियाणा में पशुओं को आवारा छोड़ना पड़ेगा महंगा, अब वसूला जाएगा 10 गुना अधिक जुर्माना। भाखड़ा डैम से पंजाब हरियाणा के लिए पानी छोड़ा गया, नंगल बांध की सिक्योरिटी का जिम्मा CISF को सौंपा। हरियाणा में जेल वार्डन के 1300 पदों पर होने जा रही है भर्ती, CM ने करनाल में की घोषणा, पंचकुला, दादरी और फतेहाबाद में 3 नई जेल भी बनेंगी। और पाकिस्तान PM बोले भारत से शांति वार्ता संभव, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात या सऊदी अरब में होने जा रही बैठक, अमेरिका करेगा मध्यस्थता। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा और पंजाब में बुधवार को बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र और करनाल में ओले गिरे तो पंजाब के मोहाली, नंगल और खन्ना में ओले गिरे। फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, करनाल, कैथल, पंचकुला और यमुनानगर के अलावा चंडीगढ़ में भी तेज बारिश हुई है। हिसार, झज्जर, भिवानी, नूंह, फतेहाबाद, पानीपत और गुरुग्राम। वहीं दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में भी आंधी चली है। वहीं हरियाणा में गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। सिरसा में इस सीजन पहली बार तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में 21, 23, 24 और 25 मई को अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं 26 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ तेज हवा यानी कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 28 से 31 मई के दौरान भी बरसात के आसार बने हुए हैं। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। वायुसेना की तरफ से ग्रुप C के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक पदों के अनुसार 10th, 12th या ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 जून है। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल सरकार द्वारा 19 अप्रैल को जारी आदेशों में फसली लोन का ब्याज 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। अब सरकार ने अधिकारियों को किसानों से ब्याज की वसूली न करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा फसली लोन का ब्याज बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद सरकार द्वारा यह फैसला वापस ले लिया गया है। कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि लोन पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे पहले 19 अप्रैल को हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि जिन लोगों ने बैंक से कर्ज ले रखा है उनसे 7% ब्याज वसूला जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि सरकार ने यह वादा किया था कि फसल लोन पर 4% से अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब इस फसली लोन पर ब्याज लगाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से किसान पहले से ही परेशान है, उसके बाद यह ब्याज में बढ़ोतरी किसानों को और ज्यादा मुश्किल में डाल देगी। सरकार को इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। अब सरकार द्वारा अपने फैसले को पलटते हुए कहा गया है कि सभी एमपेक्स प्रबंधक व सभी शाखा प्रबंधक एमपेक्स के किसी भी कर्जदायी सदस्य से ब्याज राशि नहीं वसूलेंगे। अगर किसी से ब्याज राशि ली भी गई है तो उसे वापस लौटा दिया जाए। आगामी आदेशों तक पहले की तरह ही बगैर ब्याज की रिकवरी की जाए।
हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किसानों को समझ आने लगा है कि यदि कम लागत पर अधिक मुनाफा चाहिए तो बागवानी खेती को बढ़ावा देना होगा। इसी कड़ी में सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साल 2025-26 के लिए 1267.49 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस आवंटित धनराशि का उपयोग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल और भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल जैसे संस्थानों द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि जल प्रबंधन को प्राथमिकता देकर हरियाणा में भूजल स्तर में गिरावट के गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भूजल स्तर में गिरावट एक बेहद ही गंभीर विषय है और इसके समाधान के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। हरियाणा की नायब श्रेणी सरकार ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में सीएम नायब सिंह सैनी ने नगर निगम अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ने वाले डेयरी संचालकों और अन्य पशु मालिकों से अब 500 रुपए नहीं बल्कि 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाए। दूसरी बार पशु पकड़े जाने पर 11,000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर 21,000 रुपए जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बीते सप्ताह सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्देश दिए गए हैं। आदेशों पर कार्रवाई और धरातल पर अमली जमा पहनाने के लिए निगम आयुक्त को पत्र लिखा गया है। सीएम नायब सिंह सैनी शहरी स्थानीय निकाय विभाग को प्रदेश भर में लावारिस पशुओं को गौशालाओं में स्थानांतरित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एसओपी में लावारिस पशुओं की पहचान और टैगिंग, स्थानांतरण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करना, स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान लावारिस पशुओं की देखभाल करना, समय सीमा और स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए गौशाला मालिकों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। लावारिस पशुओं की रोकथाम के लिए सीएम ने सभी निगम आयुक्त को निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में पंचायत व ग्राम पंचायत की भूमि को गौशालाओं, नंदीशालाओं और गौ अभियान के लिए सुविधाओं की स्थापना के लिए चिन्हित किया जाए ताकि खाली भूमि पर यह बनाकर लावारिस पशुओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा है कि गौ संरक्षण अभियान के तहत नए गौशालाओं या नंदीशालाओं में स्थानांतरित किए गए पशुओं पर नजर रखने के लिए जीपीएस आधारित मवेशी टैगिंग प्रणाली भी विकसित की जाए। इस जीपीएस टैगिंग से डेयरी संचालकों द्वारा बार बार पशुओं को खुले में छोड़ने पर रोक लगाने में भी सफलता मिलेगी। हरियाणा के सोनीपत जिले में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी नई पहचान बना रही खरखोदा को मंगलवार को एक और बड़ी सौगात मिली है। मारुति सुजुकी का प्रदेश का पहला बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट यहाँ निर्माणाधीन है। इसके अलावा अब सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने नए निर्माण केंद्र की आधारशिला यहाँ रखी है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मारुति ने खरखोदा में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आईएमटी खरखोदा में 100 एकड़ क्षेत्र में स्थापित हो रहे सुजुकी मोटरसाइकिल के प्लांट के शुरुआती चरण में तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया शुरुआती चरण में 25 एकड़ क्षेत्र में प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करने जा रही है। वहीं 25 एकड़ को हर क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2027 तक यह प्लांट पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यहाँ हर साल 7.5 लाख दोपहिया वाहन बनाए जाएंगे। इस प्लांट की स्थापना से इस पूरे क्षेत्र में विकास तो होगा ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले को जल्द ही हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस दिशा में प्रस्तावित हेलीपोर्ट बनाने के लिए सरकार द्वारा तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सेक्टर 36 में तकरीबन 30 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। इस जमीन को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यह परियोजना गुरुग्राम को उत्तर भारत का प्रमुख हेलीकॉप्टर हब बनाने की दिशा में पहला कदम साबित होगी। हेलीपोर्ट में 300 मीटर का रनवे, 6 लैंडिंग स्पॉट, हैंगर, रख रखाव और मरम्मत सुविधाएं और 100 यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इसे द्वारका एक्सप्रेसवे के पास स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना को नोएडा, भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और मेट्रो सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना पर एयर इंडिया 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना की धरातल पर उतर जाने के बाद गुरुग्राम से खाटू श्याम, सालासर धाम, पीताम्बर माता, चंडीगढ़ और हिसार तक की दूरी को तय किया जा सकेगा। वर्तमान में गुरुग्राम से खाटू श्याम के बीच कुल 240 किलोमीटर की दूरी को कार द्वारा तय करने में 5 घंटे लगते हैं, तो वहीं बस द्वारा यह सफर 6 घंटे में पूरा होता है। यदि ट्रेन की बात करें तो यह सफर 5 घंटे का होता है। हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो जाने के बाद इस सफर को मात्र 1 घंटे में नापा जा सकेगा। हिसार के रायपुर रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए सीधी ट्रेन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन शुरू होने पर लोगों में खुशी भी है, लेकिन कुछ बातों को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। पहली ये कि चंडीगढ़ के लिए यह ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से रात 2:25 पर रवाना होती है। इस ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों को आधी रात रायपुर स्टेशन पर आना पड़ता है, जिसका रास्ता काफी सुनसान है। ऐसे में यहाँ आपराधिक घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर पुलिस गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे
कैमरे लगाने की आवश्यकता है। हिसार बस स्टैंड से रायपुर रेलवे स्टेशन की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है। वहीं मिल गेट एरिया सेक्टर 1 से 4 के पास व रायपुर रेलवे स्टेशन को जाने वाला तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता काफी सुनसान रहता है। ऐसे में यहाँ रेल यात्रियों के साथ लूटपाट और छीना झपटी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। लोगों का ये भी कहना है कि चंडीगढ़ के लिए सालों बाद सीधी ट्रेन सेवा शुरू हुई है, लेकिन उसे भी शहर से बिल्कुल बाहर यानी हिसार दिल्ली बाईपास के पास बने रायपुर रेलवे स्टेशन से रात के समय चलाया गया है। यदि यही ट्रेन दिन में चलती और हिसार रेलवे स्टेशन से संचालित होती तो निश्चित तौर पर इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या का आंकड़ा बढ़ सकता था। वहीं हिसार रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाने की दरकार है। प्लेटफॉर्म की कमी के चलते ही गुरुग्राम व चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई सीधी रेल सेवा को सात रोड और रायपुर रेलवे स्टेशन से चलाया गया है। राजधानी दिल्ली में 30 जून के बाद अपनी निर्धारित उम्र पूरी कर चुके वाहनों का डीजल, पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिल पाएगी। राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों को सख्ती से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस नियम के लागू होने के बाद 60 लाख से अधिक वाहनों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। इसी कड़ी में राजधानी के लगभग 600 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी पंपों पर हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को पढ़कर उनके उम्र की जानकारी जुटाएंगे। जो वाहन नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे, दिल्ली परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को सीज करेगा। परिवहन विभाग और दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की कोशिश में है जिससे कि 1 जुलाई से पूरी दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को डीजल, पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिल पाएगी। ऐसे वाहनों को किसी भी हाल में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी। आगामी 30 जून तक सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी पंपों पर कैमरे लगाए जाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में वर्तमान में 60 लाख से ज्यादा पुराने वाहन दौड़ रहे हैं। इन सभी पर इस नियम का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिल्ली एम्स की तर्ज पर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू किया गया है। विभाग में रेड, येलो और ग्रीन 3 तरह के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। तीनों जोन में 40 बेड आरक्षित रहेंगे। अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू होने से गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों को समय रहते राहत पहुंचेगी। उन्हें रेड जोन में कई तरह की जांचों का लाभ भी मिलेगा। रेड जोन खासतौर पर हृदय रोगियों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। पहले जब भी कोई हार्ट अटैक से जुड़ा मरीज आता था तो उपचार के लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब रेड जोन में 6 वेंटिलेटर और कार्डियक मॉनिटर की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सीटी स्कैन की सुविधा भी रेड जोन के बिल्कुल पास ही मिलेगी। सभी टेस्ट की रिपोर्ट मात्र 15 मिनट में उपलब्ध हो सकेगी। येलो जोन में उन मरीजों को भर्ती किया जाएगा जिनकी हालत थोड़ी बेहतर है और उन्हें भर्ती करने की जरूरत है। वहीं ग्रीन जोन की बात करें तो उन मरीजों को भर्ती किया जाएगा जो किसी भी तरह के खतरे से बाहर है। हरियाणा में फिर से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी ईसीआई के निर्देश पर गुरुग्राम जिले की 17 पंचायतों में उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया 24 मई से लेकर 30 मई तक रहेगी। उम्मीदवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एमडीसी अजय कुमार ने बताया कि जिले के पटौदी, फरुखनगर और सोना ब्लॉक की पंचायतों में उपचुनाव होने हैं और इनके सफल आयोजन के लिए रिटर्निंग अधिकारियों एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। उपायुक्त अजय कुमार ने आगे बताया कि इन अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के सभी चरणों की निगरानी, नामांकन पत्रों की जांच, मतगणना तथा परिणाम घोषणा तक की संपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जो भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं वे 2 जून की दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। पंचायत उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। डीसी अजय कुमार ने बताया कि 15 जून को पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि चुनाव के परिणाम मतदान होने के कुछ समय बाद ही वोटों की गिनती पूरी होते ही कर दिया जाएगा। हरियाणा में चारों तरफ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मई के महीने में ही सूर्य देवता अपनी चरम सीमा पर चमक रहे हैं। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्म हवाओं से बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ा है। गर्मी के कारण टेम्परेचर 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में स्कूल जाने और लौटने पर बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। 7 जिलों के स्कूलों में टाइमिंग बदल दी गई है। इसके बाद अब अन्य जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव की संभावना है। हिसार और चरखी दादरी में 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूलों का टाइम बदला गया है। ये स्कूल अब 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही होगा। हालांकि अध्यापकों का समय सुबह 7 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा ताकि बच्चों को गर्मी से बचाने के साथ साथ स्कूलों का कामकाज भी चलता रहे। वहीं सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी में 1ली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। वहीं महेंद्रगढ़ जिले में 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगेंगे।
दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम तकरीबन 7 बजे से अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। इसी दौरान करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते 2 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश समेत 30 राज्यों के कुछ इलाकों में आंधी बारिश हुई है। इनमें हरियाणा, असम, मेघालय, गोवा और कर्नाटक के समुद्री इलाके शामिल हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि भारी बारिश के चलते आज गोवा की फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं। एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट का स्टेटस अवश्य चेक कर ले। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गोवा में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले 4 से 5 दिनों में केरल तट पहुंच सकती है। हालांकि पूर्वानुमान 27 मई का है। ऐसा होता है तो यह साल 2009 के बाद समय से पहले पहुंचने वाला पहला मानसून होगा। साल 2009 में मानसून 23 मई को ही केरल पहुंच गया था। विभाग के मुताबिक आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून तक केरल तट पर पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। वहीं 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भाग से पीछे हटना शुरू करता है तो वहीं 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से हट जाता है। मानसून पिछले साल 30 मई को केरल में पहुंचा था। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का कहर भी जारी है। जयपुर समेत 10 शहरों में तेज गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर समेत तमाम शहरों में पारा हाई पर है। सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने जा रही है। वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस बीच सरकार को सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के लेवल को मर्ज किया जाए। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि वेतन आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं सैलरी, पेंशन और अलाउंस यानी भत्ते को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह आयोग सैलरी और पेंशन में एडजस्टमेंट्स का आकलन करेगा तथा फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करेगा। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसमें आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के हिसाब से चेंजेस होंगे। वर्तमान में लेवल 1 कर्मचारी की मंथली बेसिस सैलरी 18,000 रुपए है। वहीं लेवल 2 कर्मचारी को 19,900 रुपए मिलते हैं। मर्जर के बाद लेवल 1 कर्मचारी को ज्यादा लाभ मिल सकता है क्योंकि नया सैलरी स्ट्रक्चर इसी स्तर से शुरू होगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि वे 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इससे एस्टिमेटेड रिवाइज बेसिस पे 51,480 रुपए तक बढ़ जाने का अनुमान है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 410 अंक चढ़कर 81,597 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 130 अंकों की तेजी रही और ये 24,813 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 ऊपर बंद हुए। बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, सन फार्मा सहित कुल 8 शेयरों में 2% तक तेजी दिखाई दी, जबकि इंडसइंड बैंक सहित 6 शेयरों में 1% तक की गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 34 में तेजी है। एनएससी के रियल्टी इंडेक्स में 1.72%, फार्मा में 1.25%, ऑटो में 0.72% और आईटी में 0.70% की तेजी दिखाई दी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,502 रुपए बढ़कर 95,309 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी 1,532 रुपए बढ़कर 97,332 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,450 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 97,570 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।